हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ शिवम सिंह एंड आई स्कोर 621 इन नीट 2021। और आज मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा कि तुम्हें किस तरह से पढ़ना है बायोलॉजी में, ताकि तुम भी 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर पाओ। क्योंकि मेरा खुद का जो स्कोर था 355 था इन नीट 2021। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मेरा पॉइंट नंबर 1, पहले क्या है, पढ़ना क्या है। अभी कई सारे तुम लोगों को कमेंट आता है, मैसेज आता है, भैया पढ़ना क्या है। देखो, कुछ प्रॉपर क्या पढ़ते हैं, जो टू मिनट्स पढ़ते हैं, क्या पढ़ते नहीं। बस 2 बुक है बायोलॉजी के लिए, NCERT इज़ इनफ, मोर देन इनफ। ठीक है, मैं तो खुद NCERT पढ़ के 355 स्कोर किया हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं जो 360 आउट ऑफ 360 स्कोर किए हैं सिर्फ NCERT बायोलॉजी पढ़ के। तो ये सब बकवास बातें हैं कि कुछ 4-5 क्वेश्चन अगर बाहर से आ जाए तो क्या होगा, नहीं होगा। तुम NCERT पढ़ो, तुम्हारा 100% क्वेश्चन NCERT। जो कुछ 1-2 क्वेश्चन जो टफ होते हैं वो भी NCERT से ही होते हैं, लेकिन काफ़ी खोजने के बाद मिलता है और वो ट्रिकी होते हैं, लेकिन NCERT से ही होते हैं। तो NCERT के जो 2 बुक हैं, ये NCERT 11 और NCERT 12, जो ये 2 बुक हैं, ये 2 बुक तुम्हें पढ़ना है और इसे तुम्हें रट जाना है, एक एक लाइन रटना है तुम्हें। और NCERT 2 पढ़ना है, लेकिन पढ़ना कैसे है, चलिए इस पॉइंट पर आते हैं। देखो, NCERT पढ़ना कैसे है, चलो इस पे आते हैं। कोई भी चैप्टर ले लो NCERT का, ठीक है, उसे सबसे पहले तुम खुद से रीड करो, एक एक लाइन समझो और एक एक लाइन का रीड करो और एक एक लाइन का मतलब तुम खुद से निकालो। NCERT उतना टफ लैंग्वेज में लिखा नहीं है कि तुम्हें मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ, मानते हैं सारा नहीं 100%, लेकिन 80% 70% तो समझ में आएगा ना। इनफ, एक पहली रीडिंग में उतना समझना इनफ है। एक बार जब रीड कर लिए तुम, उसके बाद तुम लेक्चर देखो। अगर तुम ऑनलाइन कोई सब्सक्रिप्शन लिए हो कोई प्लेटफॉर्म का, तो वहाँ से सर का लेक्चर देखो, या फिर तुम यूट्यूब से भी देख सकते हो। तो लेक्चर देखने के बाद जब तुम्हें लेक्चर एक एक लाइन जब समझा रहे हो सर, या फिर कोई तुम्हें इम्पोर्टेंट चीज़ लगे, तो उसे तुम NCERT का जो साइड में जो जगह होता है उस वहाँ पर एक पॉइंट कर लो। जैसे मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि सेल, ये जो चैप्टर क्लास 11 बायोलॉजी का, उसमें मैं कैसे कैसे किया था। देखिए, द सेल जो है, द यूनिट ऑफ लाइफ, इसको मैंने एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट मार्क किया हुआ हूँ। ठीक है, एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट मार्क किया, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट है, जो सर ने लेक्चर में लिखा है, उसको मैं साइड में लिखा हूँ ताकि पढ़ने में इजी हो। और कुछ चीज़ यहाँ पर जो होती है थोड़ा लेंदी में लिखी हुई होती है, तो उसे तुम साइड में लिख दो। देखो, जैसे ये सेंट्रोजोम का पार्ट, ये सेंट्रोजोम, जैसे सेल का चक्र में सेंट्रोजोम दिया हुआ है। यहाँ पे एक 2-3 लाइन दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ एक ऐसे हब्स, स्पोक, ठीक है, रेडिकल, ये 2-3 लाइन में फिनिश कर दिया है NCERT समझा कर। मैं ये 4 बार पढ़ा, 5 बार मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ जो डायग्राम बनाया, देखो यहाँ डायग्राम बनाया है। डायग्राम में बीच में जो सेंट्रल पार्ट है वो हब्स है, जो साइड में है, जो पेरीफेरी में है, क्या है, लिंकर है। और लिंकर और हब्स को कौन कनेक्ट कर रहे हैं, लिंकर और हब्स को रेडियल स्पोक जो है, यहाँ पर रेडियल स्पोक, वो कनेक्ट कर रहे हैं। देखो, अब तुमको ईजी में समझने में ईजी हो रहा है। देखो, और फॉर्मेशन भी क्या है, 9+0 का अरेंजमेंट है। तो ये सब तुम्हें समझ, यहाँ साइड में अगर तुम लिखोगे पॉइंट वाइज, ये हब्स के रिगार्डिंग जो यहाँ पर कुछ की पॉइंट है वहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, तुम्हें समझने में इजी होगी। और नेक्स्ट टाइम जब तुम ये रीडिंग करोगे तो ये तुम्हारे ब्रेन में एक इमेज बन जाएगा। तुम कभी मतलब वो तुम जल्दी तुम भूलोगे नहीं उस चीज़ को, और तुम्हें पढ़ने में भी, रिवीजन करने में भी ईजी होगा। NCERT की एक एक लाइन पढ़ो, ठीक है। उसके बाद आते हैं NCERT की एक एक लाइन पढ़ो, एक एक लाइन समझने की कोशिश करो। जो तुम्हें इम्पोर्टेंट लग रहा हो, या फिर तुम जो भूल रहे हो उस पॉइंट लाइन को, उसे तुम हाईलाइट कर दो। देखो, NCERT में का हर लाइन इम्पोर्टेंट है। अगर तुम हर लाइन को हाईलाइट करने जाओगे तो पूरा बुक येलो हो जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा तुम उस लाइन को ये हाईलाइट करो जो तुम बार बार भूलते हो, या फिर प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे जा रहे हैं, जो क्वेश्चन में तुम पूछे जा रहे हो, या फिर तुम जो बार बार भूल रहे हो जिस लाइन को, उसको तुम हाईलाइट कर दो। और NCERT का हर डायग्राम इज़ इम्पॉर्टेंट। समरी
और इवन जो एनसीईआरटी से पहले एक साइंटिस्ट लोगों का नाम दिया होता है, लाइक ये देखो साइंटिस्ट का जो नाम दिया होता है, तो बस साइंटिस्ट का नाम और उसका जो वो अपने उनका अचीवमेंट क्या है लाइफ में, वो कम से कम देख कर जाओ। उससे भी इम्पोर्टेंट है समरी। समरी देखो, जैसे तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ कि लोकोमोशन जो चैप्टर है क्लास 11 का, यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर जैसे दिया हुआ सार्कोमियर इज द फंक्शनल यूनिट। देखो सार्कोमियर जो है फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का फंक्शनल यूनिट है। लेकिन अगर एग्जाम में तुमसे पूछता है कि एनाटॉमिकल यूनिट क्या है मसल्स का, फंक्शनल यूनिट तो तुम एनसीईआरटी में चैप्टर में पढ़ लिए, तो ये सार्कोमियर तुम टिक करके आ जाओगे। लेकिन अगर एनाटॉमिकल यूनिट देता तो तुम क्या करोगे, तो तुम्हें लगेगा कि अरे यार तो ये तो एनसीईआरटी से बाहर पूछ दिया, तो एनसीईआरटी में है नहीं। लेकिन मैं तुम्हें दिखाता हूँ कहाँ दिया हुआ है एनाटॉमिकल यूनिट। तुम जाओ समरी में जाओ, ठीक है। समरी जब में तुम जाओगे तो यहाँ पर लिखा मसल्स फाइबर, देखो ध्यान से, मसल्स फाइबर इज द एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल्स, यहाँ एनाटॉमिकल यूनिट है। तो मैं देखो इस लाइन को भी इंपॉर्टेंट किया हूँ और हाईलाइट किया हूँ, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये तुम्हें चैप्टर में नहीं दिया हुआ है। तुम्हें एक एक चीज़ पढ़ना है एनसीईआरटी का, एक एक क्वेश्चन, एक एक फिल इन द ब्लैंक्स, एक एक लाइन पढ़ना है और उसका मतलब समझना है। इवन समरी तो बहुत इंपॉर्टेंट, समरी से कई सारे क्वेश्चन आए भी हैं नीट में, तो उसको इग्नोर नहीं करना है। ओके, अब एनसीईआरटी के एक एक लाइन का मतलब समझने के बाद, अगर चैप्टर तुम जैसे लोकोमोशन पढ़ रहे हो, एक एक लाइन समझ गए, एक पैराग्राफ का एक एक लाइन समझ गए, तो उसे तुम्हें रिकॉल करना है ब्रेन में। मतलब किताब को, बुक को बंद कर दो और अपने मन में सोचो कि इस पैराग्राफ में हम क्या क्या सीखे। तुम ऐसे सोचो कि हम किसी और को पढ़ा रहे हैं, किसी और जूनियर को हम पढ़ा रहे हैं, तो उससे मैं इस लाइन से क्या क्या बोल सकता हूँ। इस रिकॉल जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम रिकॉल करते हो तो मैक्सिमम जो तुम्हारा जो उस लाइन से निकलो तुम्हारे माथा में बैठ जाता है बातें, वो तुम जल्दी भूलते नहीं हो। जब एक चैप्टर को तुम 2-3 बार रीड कर लो, अच्छे से समझ जाओ, तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ इस चैप्टर में मैं अच्छा खासा नॉलेज गेन कर चुका हूँ, तो तुम एमसीक्यू सॉल्व करो। एमसीक्यू भी वो सॉल्व करना जो एनसीईआरटी बेस्ड हो, ना कि इधर उधर मॉड्यूल का सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल देखे हैं जो एनसीईआरटी के बाहर से भी दे दिए रहते हैं। नहीं, वो सब नहीं, इग्नोर करो, वो पूरा इग्नोर करना है। एनसीईआरटी जो बेस एमसीक्यू है तुम्हें वही सॉल्व करना है और उस एमसीक्यू को बार बार सॉल्व करना है। ये नहीं कि एक चैप्टर का एमसीक्यू को सॉल्व कर लिया उस बुक का, हो गया, दूसरा बार नहीं करना, बार बार सॉल्व करना है। एमसीक्यू में मान लो 100 क्वेश्चन है, तो उसमें मान लो 2, 20 या 15 एमसीक्यू पहले फर्स्ट अटैम्प्ट में रॉन्ग हो रहे हैं तुम्हारे, तो उस एमसीक्यू को मार्क कर लो तुम। मार्क करने के बाद ये होगा कि तुम जब नेक्स्ट टाइम तुम देखोगे तो तुम मेक श्योर करोगे कि ये एमसीक्यू तुम मिस ना करो। हाँ, पूरा एमसीक्यू को फिर से प्रैक्टिस करना है, लेकिन जो गलती हुई थी पहली बार वो फिर से तुम्हें करना है अच्छे से। और एमसीक्यू जो सॉल्व करना है उससे तुम्हें ईजी बना देता हूँ। जैसे मैं कैसे एमसीक्यू प्रैक्टिस करता था, दिखाता हूँ। देखो, ये एक तरह का बॉक्स बना लो, ठीक है। साइबर कैफे में जाओ, कहीं अपने अगर घर में कंप्यूटर है तो इस तरह का बॉक्स बना लो, और इस तरह का इसमें तुम्हारा चैप्टर का नाम दिया हो, यहाँ पर चैप्टर लिखने का नाम हो और नंबरिंग सिस्टम हो, जैसे 1, 2 से, देखो नंबरिंग सिस्टम है यहाँ पर 2 से 100 तक, फिर नीचे में 1 से लेकर 100 तक। इससे क्या होगा, तुम्हारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा 1, 2 लिखने में, और तुम्हें आसानी भी होगी। और इसका जब ये हो जाए तो तुम खुद से चेक कर लो। चेक करने के बाद यहाँ मार्क्स लिखो कि मुझे कितना आ रहा है। ऐसा करने में तुम एक एनालिसिस अच्छे से कर पाओगे और अपने ट्रैक कर पाओगे अपने प्रिपरेशन को कि तुम कहाँ तक तुम्हारा प्रिपरेशन कहाँ तक हुआ है। मॉक टेस्ट, देखो मॉक टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर बायोलॉजी में अगर अच्छा खासा तुम्हें कवर हो गया सिलेबस तो मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट देने से तुम्हें कॉन्फिडेंस भी आएगा। और मॉक टेस्ट देना कैसे है, देखो मॉक टेस्ट देने से पहले चैप्टर का रिवीजन करके जाओ। ये नहीं कि मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो ऐसे यूं ही दे रहे हैं। सीरियसली लो मॉक टेस्ट को। एक एक क्वेश्चन अगर रॉन्ग हो रहा है तो उसे सीरियसली लो कि ये क्वेश्चन क्यों रॉन्ग हुआ। क्योंकि देखो नीट एग्ज़ाम में ये 4-5 मार्क्स से तुम्हें रैंक डिफर कर सकता है। एक एक मार्क्स का वहाँ बहुत मायने होता है। तुम जब नीट दोगे तब समझ में आएगा कि एक एक मार्क्स वहाँ कितना रैंक डिफर करता है। तो मॉक टेस्ट दो और मॉक टेस्ट से पहले रिवीजन करो। और तुम लोगों में से कई मैसेज और कमेंट भी करते हैं भैया कि एक चैप्टर पढ़ता हूँ फिर भूल जाता हूँ, क्या करें इसके लिए। देखो भूलना इज़ नॉर्मल।
सब भूलते हैं, टॉपर भी भूलते हैं और मैं भी भूलता था और तुम भी भूलोगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका एक ही सॉल्यूशन है, रिवीजन 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 रिवीजन। जितना तुम रिवीजन करोगे तुम्हें उतना मेमोरी स्ट्रॉन्ग होगा और तुम रिकॉल कर पाओगे एग्ज़ाम के दौरान। तो एक चैप्टर को तुम फर्स्ट टाइम जब पढ़ते हो तो तुम्हें हो सकता है आधा घंटा या फिर 1 घंटा लग जाए, लेकिन जब तुम सेकेंड टाइम पढ़ोगे या थर्ड टाइम फोर्थ टाइम पढ़ोगे तो वही जो टाइम जो लग रहा है चैप्टर में वो काफ़ी कम हो जाएंगे। 5-6 रीडिंग के बाद तो ऐसा होता है कि एक चैप्टर 15 या फिर 10 मिनट में हो जाता है, ज़्यादा समय लगता नहीं है क्योंकि तुम एक लाइन पहले से समझी हुई होती है, तो ज़्यादा बस रीड करती हो और तुम्हें सब चीज़ रिकॉल हुआ करता है। तो रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो 10-15 दिन के बाद 15-20 दिन के बाद तुम्हें ऐसे ही चैप्टर्स से भूलने लगोगे, तो रिवीजन इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद MCQ सॉल्व कैसे करना है एग्ज़ाम में। देखो MCQ सॉल्व करने का कई सारे तरीके, सबका अपना अपना स्ट्रेटजी होता है। जो मैं स्ट्रेटजी अपना था, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है कि अगर एक क्वेश्चन दिया हुआ है तो मान लो उस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, तो तुम्हें मान लो तुम्हें लग रहा है कि तुम श्योर हो कि ऑप्शन ए जो है सही है, लेकिन मैं तब भी तुमको कहूँगा कि ऑप्शन B, C, D भी चेक करो और देखो कि ऑप्शन B, C, D में क्या है, और ये तो रॉन्ग है उसे रॉन्ग करो कि हाँ ये तीनों नहीं होंगे, इसलिए ऑप्शन ए होगा। जैसे तुम्हें एग्जाम्पल लेता हूँ, ये मेरा नीट 2021 का नीट पेपर है जिसमें मैं 621 स्कोर किया था, और कई हद तक ये पेपर मेरा थोड़ा लाइफ भी चेंज किया है। देखो यहाँ दिया हुआ इन द इक्वेशन, ठीक है, इन द इक्वेशन GPP माइनस R इक्वल टू NPP दिया हुआ, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन 1, 2, 3, 4 है, तो मुझे पता था कि ऑप्शन 1 है, मैं टिक कर दिया, लेकिन तभी मैं मेक श्योर हुआ कि मतलब तीनों ऑप्शन जो है वो गलत होगा, इसलिए मैं तीनों ऑप्शन भी चेक किया और उसको मैं रॉन्ग किया। उसके बाद मैं फिर 1 पर श्योर हुआ। तो ये इससे क्या होगा, तुम्हारा जो सिली मिस्टेक का चांस है ये वो बहुत कम हो जाएगा। कभी कभी होता है कि यार घर में आते हैं फिर लगता है यार ऑप्शन बी मुझे देखना चाहिए था, ऑप्शन डी देखना चाहिए, ऑप्शन डी ज़्यादा सही लग रहा है। तो इससे बचने के लिए तुम चारों ऑप्शन को देखो, चारों ऑप्शन में से एलिमिनेट करो, ठीक है। एलिमिनेट करने के बाद एक ऑप्शन जो सही लग रहा है वो सही करो। देखो 104 जो है, 104 में भी मैंने सेम किया हूँ, पी है, लेकिन 1, 2, 3 को भी क्रॉस किया हूँ, कट किया हूँ। मैक्स ऐसे करने से तुम्हारा एक्यूरेसी बढ़ेगा, क्योंकि तुम्हारा जो नीट एग्ज़ाम में है वो एक्यूरेसी का खेल है। अगर तुम जितना ज़्यादा एक्यूरेसी रखते हो उतना तुम्हारा चांस होता है कि तुम्हारा बेटर रैंक अचीव कर सको। और ख़ासकर बायोलॉजी जो होता है मोस्ट स्टूडेंट का फेवरेट भी होता है 80% लोगों का। लेकिन अगर बायोलॉजी में 340, 350 या नहीं आ रहे हैं ना इससे ज़्यादा, तो फिर जनरल स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बायोलॉजी ही तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और ये मत सोचना कि 360 मेरे से नहीं होगा या फिर कि 350 के इसलिए हम स्टूडेंट नहीं हैं, हम तो एवरेज स्टूडेंट है भैया। देखो मैं भी कभी नहीं सोचा था कि 360 या 355 स्कोर करूँगा। मैं बस जाकर एग्ज़ाम दिया था और फिर जब घर में आया तो मिलाया तो 355। मेरा नीट का प्रिपरेशन अच्छा था बायोलॉजी का खास करके, तो हो गया। ऐसे मत सोचना कि नहीं हो पाएगा, सब यही सोचते हैं पहले, लेकिन एक बार अगर तुम अचीव कर लोगे तो फिर तुम्हारे लिए कुछ बड़ी बात नहीं होती है। और जाते जाते इसका आंसर देते जाऊँ कि कई सारे तुम लोगों से पूछते भी है कि भैया आपका जो एक क्वेश्चन आपको 355 स्कोर हुआ था, आपका एक कौन सा क्वेश्चन था जो रॉन्ग हुआ था। तो मैं आज दिखाना चाहता हूँ कि कौन सा रॉन्ग हुआ था। ये सेक्शन बी में हुआ था मेरा, ये तुम्हारा बॉटनी का सेक्शन बी में रॉन्ग हुआ था। सेक्शन बी ऑप्शन होता है, मैं चाहता तो इसको छोड़ भी सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों ये करके आया, मतलब लग रहा था मुझे श्योर। तो देखो ये वाला कौन सा है, 140 इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन NT इक्वल टू N0e⁻ RT जो है, इसमें जो है ये क्या चीज़ का इक्वेशन है, द बेस ऑफ एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम्स में टिक करके आया था, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो लास्ट वाला होगा, द बेस ऑफ नेचुरल एल्गोरिथम। एक्सपोनेंशियल हम टिक किए थे लेकिन ये नेचुरल था,
तो ये वाला बस एक रॉन्ग हुआ था जिसकी वजह से मुझे -5 हुआ। मतलब एक 4 उसका, तो नहीं तो 360 और 360 होता। अच्छा कोई बात नहीं, एक ही क्वेश्चन गलत हुआ। तो मैं बताना चाहता हूँ कि बस पढ़ो और अच्छे से मैं जो शेयर कर हूँ पॉइंट उसे तुम ध्यान से देखो और अपने स्ट्रेटजी में अप्लाई करो, शायद हेल्पफुल हो तुम्हें। देखो एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ कि हो सकता है कि स्टार्टिंग में तुम्हारा मार्क्स लो हो मॉक टेस्ट में, स्पेशली इन बायोलॉजी, तो तुम्हें घबराना नहीं है, डिप्रेस नहीं होना, सबके साथ होता है। मेरा भी जो बायोलॉजी मार्क्स था वो 200 से शुरू हुआ था, उसके बाद जो नीट से 2 महीना पहले हुआ था वो 330, 320, 340 के आसपास मेरा एवरेज स्कोर था इन बायोलॉजी। लेकिन स्टार्ट में तो 200, कभी कभी तो ऐसा होता था कि मेरे मार्क्स 250 से या 300 से भी नीचे होते थे, तो मैं डिप्रेस नहीं होता था। और तुम्हें भी डिप्रेस नहीं होता था, सबके साथ होता है। और मार्क्स जो होता है ना ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। ये तुम्हारा अगर 200 हो रहा है तो तुम्हारा नेक्स्ट टाइम जो अगर अच्छा से रिवीजन करके जाओगे, अच्छे से पढ़ के जाओगे तो 220 होगा, फिर 250 होगा, फिर 270 होगा। ऐसे कभी नहीं होता, किसी के साथ नहीं होता है। खासकर मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ कि 200 के बाद डायरेक्ट 250 हो गया, फिर 300 हो गया, फिर नेक्स्ट एग्जाम 340 हो गया। ऐसा कभी नहीं होता है। मार्क्स ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, 10-20 करके मार्क्स ग्रेजुअली इंक्रीज होते हैं। मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट का एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बच्चे देख रहे हैं कि हर दिन मॉक टेस्ट दे रहे हैं लेकिन मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं करते हैं, जो बहुत बुरी बात है। मॉक टेस्ट का एनालिसिस करो यार, तभी तो मतलब है मॉक टेस्ट करने का, देने का। मॉक टेस्ट तुम दे रहे हो और एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो फिर क्या मतलब है उस मॉक टेस्ट का। और जो क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं उसे तुम मार्क करो। जो देखो किस चैप्टर से मेरा क्वेश्चन ज़्यादा रॉन्ग हो रहे हैं उस चैप्टर को मार्क करके उसे दोबारा पढ़ो। ऐसे करो, कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, एक एक लाइन समझने की कोशिश करो, वो लाइन क्या बोलना चाह रहा है तुमसे। बस यही करना है और स्मार्टली पढ़ो। आप कहाँ से बिलीव रखो कि हाँ मेरे से भी होगा, हो जाएगा। अगर मेरे से हुआ है तुमसे भी होगा। और कुछ भी डाउट हो कम या फिर सिली क्वेरीज भी हो तो प्लीज़ यार कमेंट करो। तो तुम एक मेरा चैनल में देखना, खासकर मैं चैनल में एक भी वीडियो ऐसा नहीं जहाँ पर मैं तुम लोगों को कमेंट का रिप्लाई नहीं करता हूँ। रिप्लाई जैसे ही फ्री होता हूँ रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोगों के मन में भी क्या सवाल है, क्योंकि उस फेज से मैं भी गुजरा हूँ। तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारे मन में क्या सवाल हो सकते हैं, कैसे कि उसका अप्रोच कैसे करना है। तो तुम टेलीग्राम या फिर इंस्टा या फिर तुम यहाँ पर कमेंट कर दो इस वीडियो में, मैं फ्री होते ही तुम्हें रिप्लाई कर दूँगा। और थैंक यू, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।